Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है संघवाद। हमने पहला चैप्टर बता दिया था। आज हम लोग संघवाद के बारे में बात करेंगे कि संघवाद क्या होता है और भारत में संघीय सरकार क्या होती है, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। परिचय यहाँ बताया गया है। पहले हम परिचय थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या बात कही गई है। लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो है आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। ऊर्ध्वाधर बंटवारा का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बाद हमारे यहाँ पंचायत है। ठीक है, पंचायत को हम लोग स्थानीय शासन कहते हैं। तो तीनों ये जो सरकारें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर शक्तियों का वितरण कहते हैं। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जो सत्ता का बंटवारा होता है तो संघ और राज्यों के बीच होता है, तो उसे हम संघवाद कहते हैं। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। तो हमारे यहाँ इतनी विविधता होने है, इतना भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, बोली की विविधता है, और सब एक संघवाद के नीचे चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा हमारे देश का उदाहरण है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और रणनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की भी चर्चा करेंगे, अर्थात पंचायत की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए बातों को भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है संघवाद क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से और हमारे जो है राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। लिखा है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार जो है प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम में इससे पहले भी कई प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस ले भी सकती थी। ठीक है, आगे लिखा है सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। मतलब वहां की प्रांतीय अधिकारों, राज्यों को भी कुछ अधिकार दे दिया गया, मतलब शक्तियों का बंटवारा वहां कर दिया गया। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। मतलब प्रांत को जब अधिकार दे दिया गया तो अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगी। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो वहां पे क्या है, वहां पे संघीय शासन व्यवस्था हो गई, क्योंकि वहां पर सबके अधिकार अलग अलग हो गए। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ और वहां पर आज भी जो है एकात्मक शासन व्यवस्था बनी हुई है, जिसे केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल जो है नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, क्योंकि उनके अधिकार छीनते जा रहे थे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मतलब हमारे यहाँ सत्ता का जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जितने विभाग होते हैं उन्हीं में सत्ता का बंटवारा होता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे संघ सूची के विषय। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक जो है कामकाज को देखती हैं, दिन का दिन मतलब रोज के कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दो स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। मतलब वहां तानाशाही व्यवस्था भी आ सकती है। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में जो है केंद्रीय
सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अलग अलग स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय सरकार व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। तो लिखा है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक मैप दिया गया है, मैप में यहाँ दिया गया है, आप इस मैप पर ध्यान से देखिएगा। तो इस मैप में यह दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है संघीय सरकारें हैं और कहाँ कहाँ पर संघीय सरकारें नहीं हैं, तो उसी के बारे में दिया गया है। जैसे कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, स्पेन में, जर्मनी में, आपका जो है भारत में, पाकिस्तान में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब देशों में संघीय सरकारें हैं। जबकि बाकी अन्य देशों में अगर देखा जाए तो वहाँ संघीय सरकारें नहीं हैं, वहाँ एकात्मक सरकारें हैं। तो इसी चीज को यहाँ मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि संघीय सरकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। संघीय सरकार की अब यही विशेषताओं को मेंस के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा और तभी आपको नंबर मिलेगा भी। तो लिखा है, यह पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिखा है यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों पर वाली होती है। तो जहां संघीय व्यवस्था की सरकार होती है वहां सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो हमारे यहाँ भी है 3 स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे हमारे यहाँ जैसे बिहार है या यूपी है, तो मान लो बिहार का एक जिला है पटना, तो पटना में केंद्र सरकार का भी के अधीन है, राज्य सरकारों के अधीन है और वहाँ पंचायत नगर पालिका भी है। ठीक है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तो याद रखना, जैसे पटना है या लखनऊ हो गया या वो देखिएगा तो वहाँ अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन सबका काम एक ही है, वहां के सबका शासन व्यवस्था करना। सबके कर और प्रशासन में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अंतर हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है संघीय सरकार में कि संविधान में स्पष्ट रूप से सबके अधिकार वर्णित होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए संघ सूची, राज्य सरकार के लिए जो है राज्य सूची और जो है ये आपका समवर्ती सूची दोनों के लिए। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, मतलब सबके अधिकार अलग अलग बांट दिए गए हैं। इसलिए संविधान जो है सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। अगला है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से हो सकता है। तो हमारा संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें राज्यों की सहमति भी होती है। अगला है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। हमारे यहाँ जैसे है, ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है, विभिन्न स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। हमारे यहाँ भी देखो सबके राज्य के स्रोत, मतलब राजस्व कर के स्रोत क्या हैं, अलग अलग हैं। पंचायत के अलग हैं, राज्य सरकारों के अलग हैं, केंद्र सरकारों के अलग हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। मतलब सत्ता का बंटवारा क्या है, सबका विषय अलग अलग होना चाहिए। और हमारे यहाँ है, मतलब संघ सूची का विषय अलग है, राज्य सूची का विषय अलग है, और समवर्ती सूची का विषय और पंचायतों के विषय अलग है, नगर पालिका के विषय भी अलग हो गए हैं। इसीलिए मतलब सहमति होनी चाहिए और इनका जो है इसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो बिना इसके जो है संघीय सरकार नहीं चल सकती है। आगे लिखा है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो हमारे यहाँ जो सत्ता का बंटवारा किया गया है वही आपको मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ सत्ता बंटवारा में विधायिका का अलग है, कार्यपालिका का अलग है और वित्तीय अलग है। ठीक है, आगे लिखा है जो है यहाँ
जो है बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। देखो बिल्कुल कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया और हमारा देश इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और केंद्र के जो है देखा जाए तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा ताकतवर है और राज्य ताकतवर ज्यादा नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और संघीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो हमारे यहाँ सत्ता का बंटवारा कैसे किया गया है, तो पता होगा कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य में सत्ता बंटवारा अलग अलग है। इस दूसरी श्रेणी वाले व्यवस्था में राज्यों के जो है बरक्स केंद्र सरकार जो है ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। हमारे यहाँ इसलिए केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है राज्यों से। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं, तो लिखा है ऐसा दायरा जिस पर किसी या का वैधानिक अधिकार हो या दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत में संघीय व्यवस्था। अब हम भारत संघीय व्यवस्था की बात करें तो लिखा है हमने जो है पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो जब एक छोटे देश में विविधता अगर है तो वहाँ मुश्किल हो रही है, तो हमारा देश तो जो है विविधताओं से भरा हुआ है, तो हमारे देश में कितनी समस्याएं आई होंगी। तो इसका मतलब है कि उन समस्याओं को हमारे संविधान ने कैसे सुलझाया है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो लिखा है सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, जो मैंने आपको बताया वह यहाँ पे बताया गया है। लिखा है आइए संविधान से शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गई। तो हमारे यहाँ देखा राज्यों का जो है विलय कहाँ हुआ, रजवाड़ों का, भारतीय संघ में। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया आर्टिकल 1 में। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर ही हुआ है। अगर याद रखना हमारा जो ये देश में आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों से मिल के संघ का निर्माण हुआ है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसे यूपी, बिहार कभी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं मान सकते हैं। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार, याद रखना। ठीक है, तो केंद्र सरकार है इसे हम संघ सरकार भी कहते हैं। तो कंफ्यूज आप लोग मत होना, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है अपने व्यवहारिक नॉलेज को और मजबूत करने के लिए। आगे लिखा है केंद्र सरकार को पूरे संघीय संघ जो है भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। बाद में जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। तो हमारे यहाँ पंचायतों को 29 विषय दिए गए और नगर पालिका को 28 विषय दिया गया और एक शासन व्यवस्था का तीसरा अंग भी जोड़ दिया गया। किसी भी संघीय शासन मतलब संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तो केंद्र सरकार के अलग अधिकार हैं, राज्य के अलग हैं, पंचायत के अलग हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियों पर इस प्रकार हैं। पहला है संघ सूची। अब संघ सूची पे कानून कौन बना सकता है? केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है? केवल राज्य सरकार बना सकती है। विशेष परिस्थितियों में केंद्र बना सकता है, जब आपातकाल लागू हो या कोई और मैटर आ जाए। दूसरा समवर्ती सूची है, जिस पर संघ
और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो लिखा है जो है संघ सूची में प्रतिरक्षा मतलब होता है सेना, मतलब रक्षा विभाग, विदेशी मामले, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची से वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, इसमें राज्य कानून नहीं बना सकते हैं। दूसरा है राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची के वर्णित विषयों में सिर्फ जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र और के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी जो है साझी दिलचस्पी के साथ जो है काम आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों का है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, समवर्ती सूची में आगे लिखा है यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इसमें किसी सूची में नहीं आते हैं उनका क्या होता है। जैसे फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय इसके अधिकार क्षेत्र में रहें क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ केंद्र सरकार को दी गई हैं, आगे ही इसी के बारे में बताया गया है। लिखा है हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो कुछ राज्य जो गरीब हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो इन्हें विशेष शक्तियां दी गई हैं। आगे लिखा है कि विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार की भूमि अवसरों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। आगे लिखा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जैसे इलाके भी इसी कोट में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार जो है केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो याद रखना, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो राष्ट्रपति के अधीन केंद्र सरकार ही काम करती है। केंद्र और राज्य सरकारों की भी सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। संविधान अधिकारों की इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा मंजूर कराया जाता है, तब जाकर के ऐसे अधिकार जो है बदल सकते, नहीं तो नहीं बदल सकते। जिसे हम क्या कहते हैं जानते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष और आधे राज्यों का संशोधन। आगे लिखा है संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, उसी के बारे में यहाँ डिटेल में एक एक चीजों को बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है संघीय शासन मतलब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक है, लिखा है संघीय व्यवस्था के जो है कारगर कामकाजों के लिए जो है संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ जो है क्या होगा, संवैधानिक प्रावधान भर होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना जो है, विविधता का आदर और संघ साथ
रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह जो है हो पाया है। उससे पहले हम लोग यहाँ एक मैप देख लेते हैं। यहाँ मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये है 1947 का मैप है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान है और ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरे भारत के सभी प्रांतों को यहाँ दिया गया है। उस समय यह बर्मा था, ये श्याम था जिसे हम थाईलैंड कहते हैं, चीन था। ठीक है, ये तिब्बत का क्षेत्र है और ये अफगानिस्तान का, ये ईरान का क्षेत्र, ये अरब सागर। तो पूरा भारत को उस समय जो 1947 का भारत था यहाँ दिया गया है। अब यहाँ देखिए उस समय कुछ झारखंड नहीं था, तो पूरा बिहार से लेकर ये पूरा बिहार यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये 1947 का भारत है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब भाषाई राज्य क्या है। तो हमारे यहाँ भाषाई राज्य बनाए गए हैं और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। तो लिखा है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसके लिए काफी जो है विवाद खड़ा हुआ और बहुत विवादों के बाद जाकर के हमारे यहाँ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होने लगा है। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बन गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नामों में क्या आ गए, बदलाव आ गए हैं। ठीक है, आप यह मैप देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं वहां पे पहले मैसूर राज्य था। ठीक है, वहां पे तमिलनाडु नहीं मद्रास था। अब देखिए यहाँ पे अब तेलंगाना नया बन गया, उस समय तेलंगाना नहीं था। 1947 में आंध्र प्रदेश कोई राज्य नहीं था, केवल एक मद्रास था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी राज्यों का जो है बंटवारा हो गया और आज जो है इस तरह का भारतीय राज्य बनके तैयार हुआ है। आगे लिखा है, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाओं बदली गईं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल या जो है जातीयता की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं जो भाषा के आधार पर ना बन करके भूगोल और संस्कृति के आधार पर बने हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था इससे देश टूट जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। जब हमारे यहाँ भाषा के आधार पर बन गया राज्य तो ज्यादा मजबूत हुआ है। ठीक है, इससे प्रशासन की भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा जो है सुविधाजनक हो गया है। तो अब हमारे यहाँ जो है भाषा के आधार पर राज्य बनने से एकता ज्यादा आई है और जो है टकराव की स्थिति कम उत्पन्न हुई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूची का दर्जा दिया गया, अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो हमारे यहाँ 22 भाषाएं शामिल हैं, सबको महत्व दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी भाषाएं मतलब राजभाषाएं हैं और राज्यों का जो अपना अधिकांश काम अपनी ही भाषा में होता है। जैसे अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का सारा काम तमिल भाषा में होता है, जो है पंजाब का पंजाबी में होता है। ठीक है, ये उनको अधिकार दे दिया गया। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। जैसे अब अंग्रेजी का प्रयोग अगर जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है उससे अन्य भाषाओं को समझने में आसानी होगी। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय
कामों के प्रयोग में अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना है कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी जो है अभिजन को लाभ पहुंचेगा। भाषा के मतलब राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां पर लोग हिंदी या कोई अन्य भाषा बोलते हैं, जब हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोलते हैं वो वहां पे हिंदी थोप नहीं सकती है। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति से पहुंचने से बच गए। तो हमारे यहाँ श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई क्योंकि हमने सभी भाषाओं को बराबर महत्व दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग केंद्र राज्य संबंध की। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या संबंध है? तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का एक उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। मतलब हमारे यहाँ जो संघ सरकार है कैसे मजबूत हुई है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। आगे लिखा है काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, कांग्रेस का। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वैत संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, जैसे बहुत बार हुआ भी है। ठीक है, उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों का राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। तो कभी कभी अगर राज्य नहीं मानते थे तो केंद्र सरकार क्या करती थी, वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा देती थी। तो इससे जो है राज्यों के अधिकार क्या हो गए, कम होते चले गए। आगे 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जैसे हमारे यहाँ देखो हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल बन गए, कांग्रेस से अलग। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। ठीक है, हमारे यहाँ इसीलिए गठबंधन सरकारें भी बनने लगी। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए बहुत राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन मानकर सरकार बनानी पड़ी। इसे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो राज्यों का महत्व बढ़ गया, क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ गया जब हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनने लगी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले का राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो गई है। तो हमारे यहाँ आज जो है संघीय व्यवस्था काफी मजबूत हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं दो उदाहरण दिखाया गया है। एक में जो है पहले का उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो सारे राज्य उस समय केंद्र काफी मजबूत था, तो राज्य सरकारें अलग अलग राज्य से, आप यहाँ देखिए केरला, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बंगाल, जैसे बिहार, ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं किससे, केंद्र से, कि हमें जो है कुछ कुछ अधिकार दे दो। लेकिन जब 1990 का दौर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें उनको सहयोग किसने किया था, सपा ने, ममता बनर्जी ने किया था, अन्य पार्टियों ने सहयोग किया था। तब जो है जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बन पाए थे। तो यह गठबंधन की कुर्सी थी। इसीलिए अच्छा, ऐसी कुर्सी जो होती है, जो गठबंधन सरकारें होती हैं, वो ज्यादातर स्थिर सरकारें नहीं होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर भारत की भाषाई विविधता। तो भारत की भाषाई विविधताओं की यहाँ एक 2011 जनगणना के अनुसार दिया गया है कि हमारे यहाँ कितनी भाषा के लोग बोलते हैं। और याद रखना हमारे यहाँ जो भारत 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं जो शामिल की गई हैं, तो उसमें अलग अलग बोलने वालों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। कौन कितना बोलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था राज्यों को गठन करने के लिए। ठीक है, अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो हम इस देश में नए प्रांत बनाएंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा।
पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या जो है खड़ा हो गया। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जहाँ सत्ता का बंटवारा अलग अलग हो जाए। तो हमारे यहाँ संघ सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों में जो सत्ता का बंटवारा किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, और गांधी ने इसका ही समर्थन किया था। ठीक है, और जब विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था होती है तो सरकारें तानाशाह नहीं हो पाती, क्योंकि शक्तियों का यहाँ विभाजन होता है। तो लिखा है, हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, और आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायत और नगर पालिका कहते हैं, और यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हों। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। ठीक है, आगे लिखा है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। आगे लिखा है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों पर समस्याओं को निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्या को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और किन चीजों पर अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ जाती है और स्थानीय सरकारों की शासन मतलब स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके साथ ही गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों से सीधे नियंत्रण में रखा गया। मतलब राज्य सरकारें ही पंचायतों नगर निगमों के लिए, नगर पंचायतों के लिए काम करती हैं, मतलब कानून बना सकती हैं। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और ना ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ करता था। फिर क्या हुआ, हमने वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया 1992 में, और संविधान में हमने 73वां और 74वां संशोधन करके हमने क्या किया, लोकतांत्रिक का तीसरे स्तर को और मजबूत कर दिया, और हमने क्या किया, नगर पालिका को और पंचायत को संविधान में शामिल कर लिया। अब स्थानीय शासन सुशासित निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। अब हर 5 साल में चुनाव होने लगा, क्योंकि संविधान में शामिल कर दिया गया और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आगे निर्वाचित स्वशासी जो है निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। कम से कम 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित कर दिए गए। किसमें, पंचायत में और नगर पालिका में। अब तो संसद में भी हो गया और राज्य की विधानसभा में भी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य चुनाव आयोग भी बना दिया गया। कब, 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। सत्ता में भागीदारी की जो प्रकृति हर राज्य में अलग अलग थी। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में जो है ग्राम समूहों को एक ग्राम पंचायत होती है। यहाँ जो है एक तरह की परिषद होती है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं या चौधरी कहते हैं अलग राज्यों में।
पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जिनका मतदान सूची में नाम होता है। आगे, इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए सालों से कम से कम 2 या 3 बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है। आगे लिखा है, स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर पर का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत कहते हैं, ब्लॉक स्तर की पंचायत कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके में की सभी पंचायत सदस्य करते हैं और किसी जिले की सभी जो है पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में काम करते हैं। जिला परिषद का प्रमुख जो है इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है। आगे लिखा है, इस प्रकार स्थानीय शासन व्यवस्था वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं और शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है और नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जैसा हमारे यहाँ होता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारियों को हम क्या कहते हैं? मेयर कहा जाता है। आगे दिया है, स्थानीय सरकारों कि यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। ठीक है। हमारे देश में जो किया गया है और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब जो है 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को वैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। बहरहाल जो है, अगर देखा जाए तो हर जो है इन सब के बावजूद अभी भी हम अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं पर लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम सुशासन की आदर्श स्थिति से काफी अभी दूर हैं, लेकिन इसको हम दूर कर लेंगे धीरे धीरे बदलाव को लागू करके। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है, इसको देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आपको एनसीईआरटी क्लास लगातार मिलती रहे इसलिए इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।